हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे आरबीआई सर्कुलर्स एंड आरबीआई न्यूज़ जो कि रिलीज हुई है आपके अगस्त मंथ में। तो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई रेजेस टैक्स पेमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई। तो यहाँ पे यूपीआई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वो क्या आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये किसका प्रोडक्ट है? ये हमारा एनपीसीआई का प्रोडक्ट है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यूपीआई आपका लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था हमारा ईयर 2016 में। तो यूपीआई के थ्रू आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो पर ट्रांजैक्शन कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है कि भाई आप इतने की ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो वो लिमिट किसने डिसाइड किया? हमारे आरबीआई ने। तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया है, अगर हम यूपीआई के थ्रू कोई टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट को आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया। पहले हम यूपीआई के थ्रू एक टैक्स पेमेंट कितनी कर सकते थे पर ट्रांजैक्शन? 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन में। अब इसको आरबीआई ने बढ़ा के कितना कर दिया है? 5 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। अब आरबीआई ने पिछले साल एक और चीज में इंक्रीज किया था, वो क्या था हमारा? जो भी हम स्कूल की फीस, एजुकेशन की फीस या हॉस्पिटल्स की फीस पेमेंट करते थे, उसकी भी पर ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया था। पहले हम एक ट्रांजैक्शन में स्कूल और एजुकेशन या हॉस्पिटल की फीस कितनी मैक्सिमम पे कर सकते थे एक ट्रांजैक्शन में? 1 लाख। उसको भी आरबीआई ने बढ़ा के कितना कर दिया था पिछले साल? 5 लाख रुपए पर ट्रांजैक्शन। अगर आप स्कूल या हॉस्पिटल्स की फीस पे कर रहे हो तो आप कितनी पे कर सकते हो? 5 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। ये भी आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया था। साथ ही साथ अगर हम नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो उसका लिमिट क्राइटेरिया कितना है? 1 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। वहीं अगर आप यूपीआई के थ्रू कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 2 लाख रुपीज पर ट्रांजैक्शन। और वहीं अगर आप यूपीआई के थ्रू कोई आईपीओ परचेज कर रहे हो, जैसे अभी आपका रिसेंटली किसका आया था? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था, जिसमें आपका क्या हो गया? पैसा डबल हो गया। ठीक है, तो अगर आप कोई आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हो यूजिंग यूपीआई तो मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन कितनी है? 5 लाख रुपए। तो ये लिमिट्स याद रखना। देखो, इंक्रीज इसका किया है टैक्स वाले का, पूछ इनमें से कोई भी सकता है। साथ ही साथ आरबीआई ने क्या किया है, यूपीआई में एक नया फीचर लॉन्च किया है, वो क्या है आपका? डेलीगेटेड पेमेंट इन यूपीआई। अब इसमें क्या होगा, जो एक अकाउंट होल्डर है, सपोज एक फादर है, एक फैमिली में एक फादर है। अब उसका एक बच्चा है, ठीक है, उसका एक सन है जो कॉलेज के लिए बाहर जा रहा है। बाहर मतलब आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। तो फादर क्या करेगा, अपने बच्चे का, चाहे इसका बैंक अकाउंट हो या ना हो, इसको यूपीआई सर्विस मिल सकती है। वो कैसे? फादर अपने अकाउंट से अपने बच्चे को यूपीआई सर्विस देगा। मतलब डेलीगेटेड पेमेंट्स में क्या होगा, एक अकाउंट होल्डर जो है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी होल्डर। जो एक अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट है बैंक में, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी अकाउंट होल्डर। ये चाहे तो ये अपने अकाउंट का एक्सेस किसी और पर्सन को भी दे सकता है थ्रू यूपीआई। और वो पर्सन यूपीआई के थ्रू इस पर्सन के अकाउंट से कितना पैसा निकाल सकता है या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितनी कर सकता है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये प्राइमरी अकाउंट होल्डर ही डिसाइड करेगा। अब इसमें क्या होगा, देखो, जैसे समझ लो इस फादर का जो ये बाप है जिसका बेटा बाहर गया है, फॉरेन बोल लो या अब आउट ऑफ स्टेट बोल लो, जहां पढ़ने गया है, तो फादर अपने अकाउंट से क्या कर सकता है, इसको यूपीआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और उस पर होल्ड भी लगा सकता है। होल्ड मतलब कि मैक्सिमम मेरा बेटा 1,000 रुपए की पेमेंट कर पाए यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट से, या मैक्सिमम 500 रुपए की पेमेंट कर पाए। तो ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये आपका प्राइमरी अकाउंट होल्डर डिसाइड करेगा। साथ ही साथ आरबीआई ने क्या किया है, एक पब्लिक रिपोजिटरी भी लॉन्च की है, पब्लिक रिपोजिटरी। अब इसमें क्या होगा, इसमें आरबीआई ने कहा है कि देखो भाई, आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल लैंडिंग एप्स बहुत ज्यादा आ रही हैं जिसके थ्रू काफी ज्यादा फ्रॉड भी हो रहा है। तो जो लीगल है, जो हमारी आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रही है, उस पर खरी उतर रही हैं, वो सब की लिस्ट हम इस पब्लिक रिपोजिटरी में शो करेंगे। तो अगर आपको कोई डिजिटल लोन लेना है तो आप पहले पब्लिक रिपोजिटरी चेक कीजिएगा, इसमें जो एप्स मेंशन है उसी के थ्रू कोई डिजिटल लोन लीजिएगा। साथ ही साथ आरबीआई ने डिजिटल लोन के लिए एक और चीज की है, वो क्या है आपका? यूएलआई। यूएलआई जैसे आपका यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वैसे यूएलआई लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है आपका? यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। और ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया है? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो कि हेल्ड हुई थी कहां पे आपकी? बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये चीज याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई प्रपोजेस कंटिन्यूअस क्लियरिंग ऑफ चेक अंडर सीटीएस। अब सीटीएस क्या होता है? आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब देखो इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज आप हो एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन समझ लो, या आप समझ लो अपने आप को एक फर्नीचर वाले हो, ठीक है? आपकी एक फर्नीचर की दुकान है और आप हो कस्टमर एक पीएनबी बैंक के। आपकी फर्नीचर की दुकान है और आप कस्टमर हो पीएनबी बैंक के और आपकी है फर्नीचर की दुकान। अब आपने क्या किया? एक एबीसी नाम के व्यक्ति को फर्नीचर सेल किया। अब बदले में एबीसी जो है वो है एसबीआई का कस्टमर और इसने चेक काट के दिया आपको अपने एसबीआई बैंक का। अब आप पीएनबी के कस्टमर हो, आपके हाथ में है एसबीआई का चेक। तो देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पहले आप एसबीआई में जाओ, अपना अकाउंट खुलवाओ और उस अकाउंट में वो चेक लगवा दो। दूसरा ऑप्शन है आप अपने पीएनबी बैंक के पास जाओ और वहां पे वो चेक अपने अकाउंट में ही लगा दो। तो अब ये जो चेक अपने अकाउंट में लगा रहे हो आप दूसरे बैंक का, पहले इसको क्लियरिंग में लगते थे करीबन करीबन 10-12 दिन। आपकी एससी बनती थी, ठीक है? एससी बन के इसको बाय पोस्ट हम सेंड करते थे, बाय पोस्ट इसको सेंड किया जाता था क्लियरिंग हाउस में। फिर वहां से क्लियर होके वापस आती थी ये हमारे पास, फिर पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता था। तो पहले इससे 10 से 12 दिन लगते थे। उसके बाद क्या किया आरबीआई ने? ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम लॉन्च किया। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली आपकी एक मशीन सी होती है, ठीक है? उसमें क्या होता है, आप यहां से चेक डालते हैं और ये ऐसे घूम के आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये चेक पूरा स्कैन हो जाता है। स्कैन हो जाता है तो इसलिए अभी हमको फिजिकली बाय पोस्ट कोई चेक सेंड करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी इमेज स्कैन कर लेते हैं ये मशीन चेक की और इसको सेंड करती है क्लियरिंग हाउस में। अब क्लियरिंग हाउस वाले इस चेक में जो साइन वगैरह होते हैं उसको मैच करते हैं अपने डाटा के साथ और पैसे क्रेडिट हो जाते हैं आपके अकाउंट में। तो अब जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसमें टाइम लगता है आपका T+1 डेज का। मतलब अगर आज आपने बैंक में चेक दिया और बैंक वालों ने अगर आज ही लगा दिया, ये देखो कंडीशन ये है कि जिस दिन बैंक वाले लगाएंगे, आप चाहे आज दे दो, बैंक वाले अगर कल लगा रहे हैं चेक तो वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है? मतलब आपके चेक देने से कोई मतलब नहीं है, मेन टाइम कैलकुलेट होता है जिस दिन बैंक वालों ने ये चेक लगाया इस मशीन में। तो जिस दिन बैंक वाले इस चेक को इस मशीन में लगाएंगे उसके एक दिन बाद, मतलब जैसे आज अगर समझ लो मंडे है, मंडे को अगर आपका चेक बैंक वालों ने लगा दिया सीटीएस मशीन में, तो ट्यूसडे को शाम को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अब आरबीआई क्या कह रहा है कि देखो भाई हम एक दिन का भी डिले नहीं होने देंगे। पहले देखो 10 से 12 दिन का डिले होता था, अब एक दिन का डिले हो रहा है। अब आरबीआई कह रहा है कि हम एक दिन का भी डिले नहीं होने देंगे। अब आपका जो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसके थ्रू आपका सेम डे में पैसे आएंगे, ठीक है? ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहेगी, लगातार हम बंदों को बिठाएंगे जो आपके चेक पास करेंगे क्लियरिंग हाउस में और आपका सेम डे में 2-4 घंटे में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे थ्रू चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ये बोला है आरबीआई ने। साथ ही साथ आरबीआई ने एक और चीज बोली है, ये बोली है हमारे बैंक्स को। देखो बैंक्स को क्या चीज बोली है? बैंक्स हो गए, एफआईज हो गए, एनबीएफसीज हो गए, जो भी हमारे आरई है। आरई क्या होता है? रेगुलेटेड एंटिटीज, जिसको भी आरबीआई रेगुलेट करता है और जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको बोला है आरबीआई ने कि जो भी कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री होगी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन होगी, वो अब आपको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को देनी है विद इन फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का बेसिकली मतलब होता है 2 वीक्स, 2 वीक्स यानी कि 14 डेज। तो 14 दिन में आपको जो भी आपके कस्टमर है उसकी इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, किसको? सीआईसी कंपनीज को। अब ये सीआईसी कंपनीज क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। देखो ये बेसिकली होती है हमारी 4 कंपनियां इंडिया में। कौन कौन सी हैं? एक है आपका ट्रांस यूनियन सिबल, जिसको बोलते हैं ट्रांस यूनियन सिबल। दूसरी है आपकी क्रिफ। तीसरी है आपकी एक्वाफिक्स और चौथी है आपकी एक्सपीरियन। तो देखो एसबीआई में बेसिकली ये दो यूज होती है आपकी, ट्रांस यूनियन सिबल और क्रिफ। तो ये 4 कंपनियां हैं जो हमारी सीआईसीज है, ठीक है? तो पहले क्या होता था, 30 दिन का टाइम पीरियड होता था कि 30 दिन के अंदर जो भी आपके कस्टमर लोन ले रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको सीआईसीज को देनी है। पर अब आरबीआई ने क्या बोला है कि आपको जो भी कस्टमर, आपका नया कस्टमर लोन ले रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको 14 फोर्टनाइट यानी कि 14 दिन के अंदर किसको देनी है? सीआईसी कंपनी को। और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल। अब देखो ये जो सीआईसी कंपनी है इनका बेसिक रोल क्या होता है? सपोज एक कस्टमर आया आपके पास, एक कस्टमर आया आपके पास और इसने कहा कि मेरे को लोन चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कस्टमर जेन्युइन है कि नहीं है? इसकी हिस्ट्री है कुछ कि इसका पास्ट कोई डिफॉल्ट हुआ है लोन की नहीं है हुआ है, वो कहां से चेक करोगे आप? इन सीआईसी कंपनीज के थ्रू। इनके पास जैसे ही आप पैन नंबर डालोगे इस कस्टमर की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि भाई इसने कब कब लोन लिया था,
कौन सा लोन इसका खराब चल रहा है, कौन सा लोन इसका सही चल रहा है, वो सारी हिस्ट्री आ जाती है किसके थ्रू, इन सीआईसीज कंपनीज के थ्रू। तो इन सीआईसीज कंपनीज के पास इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है कि भाई इस कस्टमर ने लोन लिया है, वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारी रेगुलेटेड एंटिटीज। और पहले टाइम पीरियड कितना होता था, 30 दिन का, पर अब क्या बोल रहा है आरबीआई कि आपको फोर्टनाइट यानी कि 14 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी सीआईसीज कंपनी के पास। अब देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूं, एसबीआई में इस चीज का फ्रॉड हो रखा है। कैसे, मेरी पास वाली मेरी ब्रांच में और हमारी साइड वाली ब्रांच में, वो कैसे, एक कस्टमर था, उसने क्या किया, केसीसी लोन होते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो भी आपकी गाय और भैंस होती है उसके चारे के लिए आपको लोन दिया जाता है। तो उसने क्या किया, अपनी भैंस के ऊपर, बफेलो के ऊपर लोन लिया हमारे बैंक से, ठीक है। और 2 दिन बाद ही वो एक साथ में 10 किलोमीटर दूर है ब्रांच एसबीआई की है, उसमें चला गया और उसी बफेलो पे उसने दोबारा लोन ले लिया। और देखो जो सीआईसी है, बंदे ने उसका पैन नंबर डाला होगा, पर 2 दिन में वो अपडेट ही नहीं हुआ उसके पास डाटा। वो टाइम लेता है 30 दिन का लगभग अपडेट होने में कि हाँ भाई इस बंदे का लोन है, तो उसको भी नहीं पता, उसने भी कर दिया। अब हम दोनों ब्रांचों का वो लोन एनपीए चल रहा है, ठीक है, और उस पर केस चला हुआ है, वो अलग बात है, चलो छोड़ो। तो इसलिए ये चीज जरूरी है। देखो 15 दिन का टाइम भी बहुत ज्यादा है। आरबीआई देखना आने वाले टाइम में क्या करेगा, 2 दिन के अंदर ही आपका डाटा किस में आ जाएगा, सीआईसी कंपनीज के पास। ये भी लाने वाला है बहुत जल्द। साथ ही साथ आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी निकाली थी, उसमें आरबीआई ने बोला है कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, और कितना है, यूएसडी 675 बिलियन डॉलर्स। आपका जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और कितना हो गया है, 675 बिलियन डॉलर्स का हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई एक्सटेंडेड एमआईएसएस फॉर लोन थ्रू केसीसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। अब देखो आरबीआई ने क्या किया है, जो भी हमारे केसीसी लोन है जिसका जिक्र मैंने अभी पीछे भी किया था, किसान क्रेडिट कार्ड, उनके लिए आरबीआई ने क्या अप्लाई किया है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसको एमआईएसएस भी बोलते हैं। पर कंडीशन क्या है, वो केसीसी लोन हमारे कितने के होने चाहिए, अप टू 3 लाख रुपीज। अब देखो केसीसी लोन सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलवाया था ताकि जो हमारे किसान हैं उनको सस्ते दर पे और कम फॉर्मेलिटीज पे लोन मिल सके। तो देखो केसीसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7% का। अब यहाँ पे क्या है, जो फार्मर्स ने केसीसी लोन ले रखा है और उनका लोन अमाउंट है अप टू 3 लाख रुपीज, वो किसके लिए एलिजिबल होंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। और 3 लाख से ऊपर वालों को इंटरेस्ट सबवेंशन क्यों नहीं मिलेगा, तो इसके पीछे भी लॉजिक देखो क्या है। जो हमारे केसीसी लोन होते हैं वो आपको मिलते हैं या तो आपकी जमीन के ऊपर, या फिर एनिमल हस्बेंड्री का तो मैंने एग्जांपल पीछे दे ही दिया था, गाय और भैंस के लिए, जो गाय और भैंस के चारों के लिए जो लोन मिलते हैं। तो समझ लो अगर आपके पास एक भैंस है, बफेलो है एक, तो आपको लगभग लगभग 50,000 का लोन मिल जाएगा। और अगर आपके पास एक गाय है, काऊ, तो आपको 40,000 का लोन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका डेयरी का काम है, आपका फिशरीज का काम है, आपका मधुमक्खी पालन का काम है, तो आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। अब देखो यहां से आप एग्जाम्पल लगा सकते हो, एक भैंस पे आपको 50,000 का लोन मिल रहा है, तो अगर आपके 3 लाख से ऊपर जा रहे हो, मतलब आपके पास लगभग लगभग 7 भैंसे हैं, तो आप कोई गरीब किसान नहीं हुए। वैसे ही आपको 1 हेक्टेयर जमीन पे, ठीक है, 1 हेक्टेयर जमीन पे आपको लगभग लगभग 50,000 का लोन मिलता है, ठीक है। तो आप अगर 3 लाख से ऊपर जा रहे हो, तो यहाँ पे भी मतलब क्या हुआ, आपके पास 6 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, तो आप एक गरीब किसान नहीं हुए। तो ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, ये किसके लिए बनाई गई है, बेसिकली जो हमारे गरीब और छोटे किसान हैं उनके लिए। अब इस स्कीम में क्या किया जाएगा, जो भी हमारे किसान हैं जिनका लोन अप टू 3 लाख रुपीज है, और वो उस लोन को अच्छे से चला रहे हैं, पूरे साल उसको अच्छे से चला रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगी, सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी मिलेगी मतलब जैसे समझ लो एक एबीसी नाम का व्यक्ति है, इसने केसीसी लोन लिया है 1 लाख रुपए का, और ये बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 7%, और ये पूरे साल अच्छे से चला रहा है लोन, ना इसका एनपीए हो रहा है, ना कोई इसकी किस्त जो है वो ड्यू हो रही है, ना इसका जो आपका क्या कहते हैं इंटरेस्ट है वो ओवर ड्यू चल रहा है, कुछ भी नहीं है, प्रॉपर लोन चल रहा है इसका। तो सरकार क्या बोल रही है, ऐसे व्यक्ति को 3% की सब्सिडी हम देंगे। तो मतलब इसको बैंक को कितना देना है, 7%, सरकार इसको कितना दे रही है, 3%, तो इसको लोन कितने पे पड़ा, 4% पे। साथ ही साथ यहाँ पे बैंक्स के लिए भी एक खुशखबरी है, वो क्या है कि देखो बैंक्स जो है वो केसीसी लोन दे कितने पर आए, 7% पे। तो यहाँ पे बैंक को लॉस होता है। लॉस कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एसबीआई जो है वो इस टाइम 2 एफडीआं बना रहा है, ठीक है। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट बनानी है तो 2 टाइप की फिक्स डिपॉजिट है जिसपे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मिल रहा है। वो कौन कौन सा, एक है अगर आप 400 डेज की एफडी बनाते हो,
या दूसरा आप 444 डेज की एफडी बनाते हो। अगर आप 400 डेज की एफडी बना रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.1%। दूसरा अगर आप 444 डेज की बना रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.25%। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इसमें 0.50 और जोड़ दो, ठीक है। तो अब सोचो, अगर एसबीआई जो है केसीसी दे रहा है 7% पे, और बंदा सोचो कोई एक कस्टमर होगा जो 7% पे एफडी मतलब ये केसीसी लोन ले ले, ठीक है, और इसी की एफडी बना दे, तो एसबीआई को तो लॉस ही हुआ ना। समझो एक एबीसी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, यही नीचे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। इसने 1 लाख का लिया केसीसी, तो 1 लाख पे इसने बैंक को कितने देने हैं, 7,000 रुपए साल के बाद, ठीक है, 7,000। और इसने 1 लाख की क्या कर ली, एफडी बना ली ये वाली। तो इसको बैंक से कितना मिलेगा, बैंक से देखो किसको कितना मिलेगा, 7.25%, मतलब 7,250 रुपए मिलेंगे। तो इसको तो 250 रुपए का फायदा ही हुआ, तो बैंक को तो लॉस हुआ ना लोन देने के बाद। बैंक ने 1 लाख का लोन भी दिया, ठीक है, और उस बंदे ने लोन लेके एफडी बना दी, तो बैंक को तो 250 रुपीज का लॉस ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि देखो यहां से इसको कितना पैसा आया बैंक को, 7,000 रुपए, और देने कितने पड़े, 7,250, तो 250 रुपए का लॉस हुआ बैंक को। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो बैंक केसीसी के लोन देते हैं, केसीसी के लोन करते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1.5% की सब्सिडी हम देंगे बैंक को, मतलब 7,000 रुपए तो देखो कस्टमर ने दिए, ठीक है, 1 लाख पे, और 1,500 रुपए जो है 1 लाख पे गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एसबीआई को देखो कितना एक लोन पे कितना मिल गया, 8,500 रुपए। तो यहाँ पे एसबीआई का भी लॉस नहीं हुआ। तो 1.5% की सब्सिडी बैंक्स को देगी गवर्नमेंट, और 3% की सब्सिडी देगी कस्टमर्स को, जो फार्मर्स ने लोन ले रखे हैं उनको देगी गवर्नमेंट थ्रू MISS, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। पर जिस कस्टमर को 3% की सब्सिडी चाहिए उसके लिए लोन क्राइटेरिया कितना है, मैक्सिमम 3 लाख रुपए का, ठीक है। होप ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। साथ ही यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है, देखो अब मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे ले रहे हो केसीसी लोन, एग्रीकल्चर लैंड पे अगर आप केसीसी लोन ले रहे हो, तो इसका कंसेप्ट पता है क्या होता है। बैंक आपको लोन आपकी जमीन के लिए नहीं देता है, बैंक आपको लोन देता है कि आपकी इतनी बड़ी जमीन है, इस पे आप खेती करोगे तो आपको बीज चाहिए होंगे, ठीक है, फिर उस खेत को जो ट्रैक्टर से जोतने के लिए उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो आपको वो क्रॉप के लिए पैसे देता है कि भाई आपने फसल उगानी है, उसके लिए बैंक आपको पैसे देता है, ठीक है। अब बैंक का कंसेप्ट क्या है कि आप बैंक ने समझ लो आपको 50,000 रुपए दिए कि आप लो जी इस इतनी बड़ी जमीन पे आप फसल उगा लो। तो बैंक का कंसेप्ट ये है कि बंदा उस पैसों की सीड्स खरीदेगा, ठीक है, ट्रैक्टर चलवाएगा अपने खेत में, फिर कुछ फर्टिलाइजर्स खरीदेगा, और फिर वो फसल उगाएगा, और जब फसल काटेगा उसको बेचेगा, फिर अब वो हमारे पैसे वापस करेगा। तो ये कंसेप्ट होता है केसीसी का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सपोज आपने फसल उगाई और क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश होगी और आपकी फसल खराब हो गई, तो आप जाहिर सी बात है बैंक का पैसा टाइम पे नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी, आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी ये 3% वाली, बिल्कुल मिलेगी। अगर आपकी कोई नेचुरल क्लैमिटीज, मतलब कि कोई मतलब नेचुरल मतलब कि वही जैसे कि बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जो भी आपके नेचुरल क्लैमिटीज है उसकी वजह से अगर आपकी फसल खराब होती है तो 1 साल के लिए आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी। और यहाँ पे आरबीआई एक चीज और बोल रहा है, पर अगर कोई सीवियर नेचुरल क्लैमिटीज है कि भाई 3-4 साल से बारिश ही नहीं हुई, सूखा ही पड़ गया, और आपने लोन पहले ले रखा था केसीसी का, तो उस सिनेरियो में भी आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी। कितने, 3 साल से लेके 5 साल तक, 3 साल से लेके 5 साल तक। पर ये डिपेंड करेगा कि भाई जो नेचुरल कैलेमिटीज है ये, ठीक है, जो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम आई है, जो नेचुरल बाढ़ आई है या सूखा है, वो कितने सीवियर लेवल का है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको जो ये इंटरेस्ट सबवेंशन है वो 3 साल के लिए मिलेगी कि 4 साल के लिए मिलेगी कि मैक्सिमम 5 से आगे नहीं मिलेगी, ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 5 साल। और यहाँ पे आरबीआई ने एक चीज और बोली है कि जो फार्मर्स अपनी फसल जो है काटने के बाद वेयर हाउस में रखते हैं, और वो सरकारी वेयर हाउस कौन सा, जो कि किसके अंडर आता हो, WDRA क्या है आपका, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर आता हो, और उसमें उन्होंने फसल रखी हो, तो उनको एडिशनल 6 मंथ्स की क्या मिलेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई टाइटन्स एचएफसी नॉर्म टू ब्रिंग देम ऑन पार विद एनबीएफसीज। अब देखो यहाँ पे एचएफसीज क्या, हमारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब आरबीआई ने क्या किया है, जो हमारी एचएफसीज है इनकी गाइडलाइंस को थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा चेंज किया है,
ताकि ये हमारे एनबीएफसी के लेवल पे आ सके। एनबीएफसी क्या है आपका? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और ये जो रिवाइज गाइडलाइंस है ये कब से एप्लीकेबल हो जाएंगी? 1 जनवरी 2025। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस लाए हैं। जो हमारी एचएफसीज है, डिपॉजिट टेकिंग, जो डिपॉजिट लेती है कस्टमर से, इन पे आपने चेंजेस लाए हैं। वो क्या क्या है कि सबसे पहली बात, ये कस्टमर से जितना भी डिपॉजिट ले रही हैं उसका 15% इनको मेंटेन करना पड़ेगा लिक्विड एसिड में। पहले कितना मेंटेन करना होता था? 13%, पर अब आरबीआई ने इसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 15%। पर आरबीआई बोल रहा है देखो एकदम से 13 से 15 आप जा नहीं पाओगे, और हम भी आप पे एकदम से नहीं थोप रहे हैं, आपको हम टाइम दे रहे हैं। टाइम कैसे दे रहे हैं कि देखो 1 जनवरी 2025 तक इस 13% को आप लेके जाओ 14% पे, और फिर 1 जुलाई 2025 तक इस 14% को लेकर आओ 15% पे, और उसके बाद आपको कंटिन्यूअसली 15% मेंटेन करना है। जो भी आप कस्टमर से डिपॉजिट ले रहे हो उसका 15% आपको लिक्विड एसिड्स में मेंटेन करना है। साथ ही साथ आरबीआई ने बोला है कि जो भी हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो डिपॉजिट लेती हैं वो कितना डिपॉजिट ले सकती हैं? वो ले सकती हैं जितना भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का नेट ओन फंड है उसका 1.5 गुना। मतलब सपोज एक एबीसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इसका नेट ओन फंड है 100 करोड़ रुपए का, तो ये कस्टमर से कितने पैसे ले सकती है? 150 करोड़। पहले ये लिमिट कितनी थी? पहले 3 टाइम्स, मतलब ये एबीसी कंपनी पहले 300 करोड़ कस्टमर से ले सकती थी, पर अब आरबीआई ने 3 टाइम्स को हटा के कितना कर दिया है? 1.5 टाइम्स। अब एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कस्टमर से कितना डिपॉजिट ले सकती है? सिर्फ 1.5 गुना अपने नेट ओन फंड का। साथ ही साथ आरबीआई ने बोला है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है पहले कितनी डिपॉजिट जो लेती थी वो कितने टाइम तक ले सकती थी? मैक्सिमम मेच्योरिटी उसकी कितनी हो सकती थी? 10 साल की। अब इसको 10 साल से घटा के कितना कर दिया मैक्सिमम मेच्योरिटी? 5 इयर्स की। साथ ही साथ आरबीआई ने एक चीज और बोली है, जो भी हमारी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है इनको अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी साल में एक बार। क्रेडिट रेटिंग साल में एक बार करवानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। फिर वो चाहे किसी मर्जी कंपनी से करवाएं, पर साल में एक बार अपनी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई रिवाइज्ड मास्टर डायरेक्शन ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। अब आरबीआई ने क्या किया है? फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक मास्टर डायरेक्शन लॉन्च किया है, जिसमें बोला है कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल कमिटी ऑफ बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केसेस ऑफ फ्रॉड, SCBMF, इसको बनाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 3 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक क्या होगा? होल टाइम डायरेक्टर होगा, और जो बाकी 2 होंगे वो क्या होंगे? ID, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इसकी कमेटी बनानी पड़ेगी हर बैंक को, हर एनबीएफसी को, हर यूसीबीज को। साथ ही साथ उनको क्या बनाना पड़ेगा? एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? EWS एंड RFA, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट्स। मतलब इसके थ्रू ये क्या करना चाहते हैं कि कहीं हमारे कोई जो अकाउंट्स हैं, हमारे जो लोन्स हैं, वो कहीं फ्रॉड तो नहीं है, कोई हमारा बैंक में फ्रॉड तो नहीं चल रहा है, उसको पहले ही डिटेक्ट कर पाए, इनिशियल स्टेजेस पे ही डिटेक्ट कर पाए, ताकि जो लॉस है वो कम से कम हो सके। तो उसके लिए वो क्या डिटेक्ट करेंगे? सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और जिस अकाउंट में ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स शो होंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, उस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? रेड फ्लैगिंग कर दी जाएगी। उस अकाउंट की क्या कर दी जाएगी? रेड फ्लैगिंग कर दी जाएगी। अब ये सारा तामझाम किस लिए किया है? कि भाई कमेटी बनाएंगे हम, फिर हम अर्ली वार्निंग सिग्नल्स डिटेक्ट करेंगे, फिर रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट्स करेंगे। सारा तामझाम किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि देखो रिसेंटली 2023 में क्या हुआ था? एक केस हुआ था, SBI वर्सेस राजेश अग्रवाल। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है कि भाई आप किसी भी केस को, किसी भी मतलब कोई भी इंस्टेंट को आप एकदम से फ्रॉड नहीं बोलोगे। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा उस पर्सन के खिलाफ, और उस पर्सन को आपको 21 दिन का टाइम देना पड़ेगा अपना पक्ष रखने के लिए। वो भी अपना पक्ष रखेगा कि भाई मैंने फ्रॉड नहीं किया, मेरे साथ तो ये हुआ था, ये हुआ था। आप सीधा किसी को फ्रॉड नहीं बोल सकते अब, तो आपको 21 दिन का टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा? एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे आप अर्ली स्टेजेस में फ्रॉड को डिटेक्ट कर पाओ। तो इसलिए आरबीआई ने ये मास्टर डायरेक्शंस निकाली है, जिसमें क्या करना पड़ेगा? एक कमेटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होगा? SCBMF, स्पेशल कमेटी ऑफ बोर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप केसेस ऑफ फ्रॉड्स। साथ ही साथ आपको एक अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो रहा है उसको हम पहले ही
कोई फ्रॉड हो रहा है उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर पाए इनिशियल स्टेज में। और जिस अकाउंट्स में ये अर्ली वार्निंग सिस्टम डिटेक्ट होगा उस अकाउंट की क्या करनी पड़ेगी, रेड फ्लैगिंग करनी पड़ेगी उस अकाउंट्स की, ठीक है। अब ये सब पे एप्लीकेबल है, किस किस पे, कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग आरआरबीज, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसको हम क्या बोलते हैं, AIFI। ये इंडिया में कितने टोटल, ये टोटल 5 है। कौन कौन से हैं ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूसीबीज, नेक्स्ट है आपका एनबीएफसीज। अब यूसीबीज और एनबीएफसी के लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं वो क्या है। तो देखो जो अभी हमने डिस्कस किया क्या, कि एक अर्ली वार्निंग सिस्टम और एक रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। उन सबको मॉनिटर कौन करेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ बोर्ड। अब ये इन दोनों चीजों को मॉनिटर करेगी और देखेगी कि वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, कि भाई जो हमारा फ्रॉड है उसको डिटेक्ट करने में वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और, जो भी अकाउंट हमारा रेड फ्लैग्ड हो जाएगा, देखो रेड फ्लैग कब कर रहे हैं, जब हमारे को कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल रहा है, ठीक है, अर्ली वार्निंग मिल रही है, हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, तब हम एक अकाउंट को क्या कर रहे हैं, रेड फ्लैग कर दे रहे हैं। अब अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब कि हमें अनुमान है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है, तो हमने क्या किया, उस अकाउंट को रेड फ्लैग कर दिया। अब एक बार अगर हमने किसी अकाउंट को रेड फ्लैग कर दिया तो हमारे पास टोटल 180 दिन है, 180 दिन है डिसाइड करने के लिए, या तो ये फ्रॉड है या तो ये फ्रॉड नहीं है। दो ही बातें होंगी ना। देखो मेरे को क्या हुआ, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिला कि भाई ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट होल्डर जो है ये फ्रॉड कर सकता है, तो मैंने क्या किया, उसके अकाउंट को रेड फ्लैग कर दिया। अब 180 दिन है मेरे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भाई सच्ची में फ्रॉड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फ्रॉड हो रहा है तब तो ठीक है, उसको हम बैन कर देंगे, नहीं फ्रॉड हो रहा है तो उसको रेड फ्लैगिंग से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। कितने दिन में, 180 दिन में। साथ ही साथ देखो यहाँ पे क्या है, जो भी फ्रॉड होगा उसको आपको रिपोर्ट भी करना है, किसको, LEA, लीगल इन्फोर्समेंट एंटिटी। अब ये क्या है, डिफरेंट लोन्स के लिए डिफरेंट है। देखो अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की और फॉरेन बैंक्स की, अगर जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ से नीचे है तो आप जिस स्टेट में फ्रॉड हुआ है उसकी पुलिस को, या यूटी में जो फ्रॉड हुआ है यूनियन टेरिटरी में, जिस यूनियन टेरिटरी में, वहां की पुलिस को रिपोर्ट करोगे। अगर जो फ्रॉड है वो 1 करोड़ और उससे ऊपर का है तो आप किसको करोगे, पुलिस के साथ साथ SFIO, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, उसको रिपोर्ट करोगे। वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक की बात करें तो अगर जो फ्रॉड है वो 6 करोड़ और उससे मतलब 6 करोड़ से नीचे का है तो आप जिस स्टेट में फ्रॉड हो रहा है और जिस यूटी में फ्रॉड हो रहा है उसकी पुलिस को करोगे कंप्लेन, ठीक है, रिपोर्ट करोगे। और अगर फ्रॉड जो है वो 6 करोड़ और उससे ऊपर का हो रहा है तो आप किसको रिपोर्ट करोगे, CBI को। अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, जो हमारा फ्रेमवर्क है इसमें क्या बनेगी, सबसे पहले एक बनेगी कमेटी, एक बनेगी आपकी कमेटी, ठीक है। उस कमेटी में क्या होंगे, 3 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक होल टाइम डायरेक्टर होगा और 2 आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, आपको क्या करना पड़ेगा, EWS, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट्स करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन है, ये देखो बैंक्स और AIFs के लिए तो एलिजिबल है, सारे बैंक्स इंक्लूडिंग RRBs और AIFI जो कि 5 है इंडिया में, ठीक है, उन सब पे एप्लीकेबल है। पर अगर हम बात करें NBFCs की और बात करें UCBs की तो इनके लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम NBFCs की। तो आप जानते हैं NBFCs को हमने 4 लेयर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आती है हमारी बेस लेयर, फिर आती है हमारी मिडल लेयर, फिर आती है हमारी अपर लेयर और लास्ट में आती है हमारी, सबसे ऊपर आती है टॉप लेयर। टॉप लेयर फिलहाल के लिए वैकेंट है। टॉप लेयर में पता है कौन सी एनबीएफसी आएगी हमारी, जो एक मतलब सब जैसे हमारे डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है ना, कि अगर ये फेल हो गए तो हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा, टू बिग टू फेल, वैसे कैटेगरी में अगर कोई एनबीएफसी आएगी तो उसको आरबीआई डालेगा इसमें टॉप कैटेगरी में। अपर लेयर में कौन सी आती है, टॉप 10 एनबीएफसी तो आती हैं, साथ ही साथ जिसको आरबीआई डाल दे इसमें वो भी आती है। मिडिल लेयर कैटेगरी में कौन सी एनबीएफसी आती हैं, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, साथ ही साथ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी भी आती हैं जिनकी एसेट जो है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है। और बेस लेयर में कौन सी आती हैं, वो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनकी जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है, ठीक है। तो ये होगी हमारी बात एनबीएफसी की। और बात करते हैं हम यहाँ पे यूसीबीज की। तो यूसीबीज भी हमारी 4 होती हैं, 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है, टीयर 4, टीयर 3, टीयर 2 और टीयर 1। अगर आपकी कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी सिर्फ सिंगल ब्रांच है
तो उस क्राइटेरिया में हम उसकी एसेट्स नहीं देखते कि कितने बड़ा बैंक है, 1000 करोड़ की एसेट है, 10,000 की। अगर उसकी सिंगल यूनिट है तो वो किस में आएगा, टीयर 1 में, जो सिंगल यूनिट वाला है। बाकी यूसीबीज के लिए क्या देखेंगे हम, नेटवर्थ देखेंगे। अगर यूसीबीज जो है उसकी एसेट जो है वो 100, डिपॉजिट जो है वो 100 करोड़ और 100 करोड़ से कम है तो वो किस में आएगा, टीयर 1 में। टीयर 2 में कौन सा आएगा, 100 करोड़ से ऊपर एंड अप टू 1000 करोड़। टीयर 3 में कौन सा आएगा, 1000 करोड़ से ऊपर अप टू 10,000 करोड़। और टीयर 4 में कौन सा आएगा, 10,000 करोड़ से ऊपर वाले यूसीबीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है, अगर हम बात करें एनबीएफसीज की, तो जो भी एनबीएफसीज है जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर है, 500 करोड़ से ऊपर है, उन पे एप्लीकेबल होगा ये फ्रेमवर्क। ठीक है, जो हमने अभी फ्रेमवर्क पढ़ा, ये फ्रेमवर्क उन पे एप्लीकेबल होगा। और यूसीबीज पे तो सभी पे एप्लीकेबल होगा। पर यहाँ पे एक चीज और कंडीशन दी है, वो क्या है, जो हमारी मिडिल लेयर और बेस लेयर में आती हैं एनबीएफसीज, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये कमेटी की फॉर्मेशन, कि आप एक कमेटी बनाओ जिसमें एक होल टाइम डायरेक्टर और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे। ये कंपलसरी नहीं है, किसके लिए, मिडिल और बेस के लिए। अगर टॉप में कोई एनबीएफसीज आई इन फ्यूचर और अपर में जो एनबीएफसीज हैं, इनके लिए ये कंपलसरी है कमेटी का फॉर्मेशन। वैसे ही टीयर 1 और टीयर 2 में जो हमारी यूसीबीज आ रही है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, पर जो टीयर 3 और टीयर 4 में आ रही है उनके लिए कंपलसरी है ये कमेटी की फॉर्मेशन। ठीक है, तो होप आपको ये सर्कुलर क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग आरबीआई इशूड फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट टू 3 पोटेंशियल शूटर्स। अब यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, 3 पोटेंशियल खरीदार ढूंढे हैं जिनको इन्होंने क्या प्रोवाइड किया है, फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट, कि भाई ये बंदे ठीक है, इनको आप अपनी चीज बेच सकते हो। अब बेचने की बात क्या हो रही है, आईडीबीआई बैंक के शेयर्स, आईडीबीआई बैंक के स्टेक्स बोल लो या शेयर्स बोल लो, इसको बेचने की बात हो रही है। और ये 3 खरीदार के नाम कौन कौन से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले आपका फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, टोरंटो कनाडा में। दूसरा है हमारा एमिरेट्स एनबीडी बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। और तीसरा है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखो जो आईडीबीआई बैंक है इसमें मेजॉरिटी स्टेक किसके हैं, एलआईसी के, दूसरे नंबर पर किसके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो देखो एलआईसी के कितने स्टेक्स हैं, 49.24%, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना हिस्सा है, 45.48%। तो देखो अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी ने मिलकर अनाउंस किया था कि भाई हम अपने 60.72% जो स्टेक है उसको बेच देंगे, जिसमें से 30.48 किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड 30.24% किसका है, एलआईसी का। तो ये इन्होंने 2022 में अनाउंसमेंट कर दी थी। अब इनको ये 3 प्रॉपर कस्टमर्स मिले हैं जो जिन पे पोटेंशियल है इस आईडीबीआई बैंक के 60.72% स्टेक्स खरीदने का, और ये वो 3 कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे आपके ये शेयर होल्डिंग का भी पूछ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग कितनी है आपकी आईडीबीआई बैंक में, एलआईसी की कितनी है शेयर होल्डिंग आईडीबीआई बैंक में, कितना परसेंट ये बेच रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, जो कि आपकी ईयर 2023-24 की है। तो ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल रिपोर्ट होती है, साल में एक बार पब्लिश होती है। और इस बार का थीम क्या था इसका, इंडियाज डिजिटल रेवोल्यूशन। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 10% है अपनी जीडीपी का। और इसका टारगेट कितना है कि भाई ये आने वाले टाइम में जो हमारी जीडीपी है उसका 20% डिजिटल इकोनॉमी बना दे, कब तक, बाय 2026 तक। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है लेबर्स को, मतलब इंडिया के लोग बाकी कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा बाहर जाना पसंद करते हैं काम के लिए, फॉरेन में जाना पसंद करते हैं काम के लिए। तो वर्ल्ड लीडिंग सप्लायर ऑफ लेबर कौन है वर्ल्ड में, इंडिया। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया को बाहर से पैसा आ रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, इनवर्ड रेमिटेंस बोल लो या रेमिटेंस रेसिपिएंट बोल लो। ठीक है, तो बाहर से हमें क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे कोई यूएसए में होता है वो बाहर से डॉलर भेज रहा है, ठीक है, कोई यूरोप में होगा तो बाहर से यूरो भेज रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बाहर से इंडिया को पैसा आ रहा है, और ये पैसा कितना आ रहा है अभी, 115 बिलियन डॉलर्स। और आने वाले टाइम में 2029 तक ये पैसा बढ़ के कितना हो जाएगा, 160 बिलियन डॉलर। इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री है जिसको फॉरेन से पैसा आता है, और कितना आ रहा है, 115.3 बिलियन। तो देखो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा
फॉरेन रेमिटेंस आती है तो वो कौन है, इंडिया। दूसरे नंबर पे कौन है, मैक्सिको। तीसरे नंबर पे चाइना। चौथे नंबर पे फिलीपींस। अब साथ ही साथ इस रिपोर्ट का एक चीज और बोलना है कि आज भी इंडिया में क्या हो रहा है, इनफॉर्मल लैंडर्स के थ्रू लोन लिया जा रहा है। मतलब जैसे आप साहूकार वगैरह से लोन लेते हो या बड़े बड़े जो सेठ होते हैं उनसे पैसा उधार लेते हो, क्योंकि वो आपको देखो वो गुंडागर्दी से पैसा देते हैं कि आपको हायर रेट पे पैसा दे देंगे, कोलेटरल में कुछ नहीं लेंगे, पर उनकी गुंडागर्दी इतनी होती है कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वो कैसे ना कैसे वसूल कर ही लेंगे। तो उसमें बेसिक एम क्या होता है, देखो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, इजिली लोन मिल जाता है। तो आज भी इंडिया में ये चीज चल रही है, इनफॉर्मल लैंडर से पैसे लिए जा रहे हैं। अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जितने भी लोन हुए हैं उसका 31% लोन जो है वो इनफॉर्मल लैंडर से लिया गया है। ये किसका कहना है, हमारी रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका, आरबीआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया अपनी थर्ड बाय मंथली पॉलिसी, और इसको लॉन्च कौन करता है, आरबीआई की एमपीसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और ये आरबीआई की 50th मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी। तो इसमें आरबीआई का बोलना है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो कितने से ग्रो करेगी 2024-25 में, 7.2% से। साथ ही साथ आरबीआई बोल रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, वो कितने पे मेंटेन है, 4.5% पे इस फाइनेंशियल ईयर में। और बात करें हम अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की, मतलब अप्रैल 2025 से लेके जून 2025 की, तो जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहने वाला है वो कितना रहने वाला है, 4.4%। तो देखो आरबीआई का टारगेट कितना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, आरबीआई का टारगेट है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कहां तक लेकर जाके जाए, 4% तक, ठीक है, और ±2% वेरिएशन। तो मैक्सिमम आरबीआई का टारगेट है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहे वो 4% रहे, ±2 की वेरिएशन के साथ। अब देखो यहाँ पे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने रेट अनाउंस किए हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले आता है आपका रेपो रेट, वो कितना है 6.50। रेपो रेट देखो बेसिकली होता क्या है आपका, जब आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, ठीक है, बैंक्स को उधार देता है, तो वो इस रेट पे देता है, कितने पे, 6.50। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है आपका 6.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है आपका 6.75, बैंक रेट है आपका 6.75, फिक्स रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35। बैंक रेट क्या होता है, जैसे पीएनबी ने क्या किया, एसबीआई को उधार दिया तो वो इस रेट पे उधार देगी, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक के पास एक्सेस पैसा होता है तो वो क्या कर सकता है, आरबीआई के पास जमा कर सकता है, बदले में इतना रिटर्न ले सकता है। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ने बोला है कि बैंक्स को सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, ये मेंटेन करनी है। कितना, सीआरआर मेंटेन करना है 4.5% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, उसका 4.50 सीआरआर मेंटेन करना है। और ये कहां मेंटेन होता है, आरबीआई के पास। और एसएलआर मेंटेन करना है 18% ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, कितना मेंटेन करना है, 18% एसएलआर। और ये किसके पास मेंटेन होता है, ये बैंक खुद मेंटेन करता है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स, ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स रख लो या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख लो, उसकी फॉर्म में ये मेंटेन करता है। तो जो भी आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज है उसका 4.5% सीआरआर मेंटेन करना है आरबीआई के पास, और 18% एसएलआर मेंटेन करना है बैंक को अपने खुद के पास, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका आरबीआई टाइटन्स नॉर्म्स फॉर एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। अब एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, बेसिकली इसमें हम एज अ कस्टमर किसी दूसरे व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करते हैं। बेसिक सा रूल ये है, मतलब एनबीएफसी होगी एक, वो बीच में एक मीडिएटर का काम करती है। अब एनबीएफसी क्या करेगी, एक कस्टमर से पैसे लेगी, इससे पैसे लिए और इस पैसों को उन्होंने आगे दूसरे कस्टमर जिसको लोन चाहिए उसको दे दिए। अभी इस कस्टमर से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी 18 से 20%, और बदले में इस कस्टमर को देगी 8 से 10%। तो देखो कस्टमर का भी फायदा हो गया, इसको अच्छी रिटर्न मिल गई अपने पैसों पे, इस कस्टमर को भी फायदा हो गया, इसको लोन मिल गया इजिली, और एनबीएफसी का भी फायदा हो गया बीच में जो मार्जिन होगा। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि जो भी एनबीएफसी पेयर टू पेयर लैंडिंग कर रही हैं उनको कम से कम 2 escrow अकाउंट खोलने पड़ेंगे, मिनिमम 2 escrow अकाउंट खोलने पड़ेंगे। अब escrow अकाउंट होता क्या है, बेसिकली सपोज एक पर्सन है अजय रख लो, इसके पास है पैसे काफी ज्यादा, दूसरा पर्सन रख लो राहुल, इसके पास है प्रॉपर्टी काफी ज्यादा। अब अजय बोलता है कि भाई देखो मैं आपको पैसे देता हूं, आप मेरे को प्रॉपर्टी दो। तो राहुल बोल रहा है ठीक है आप मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं आपको प्रॉपर्टी के कागज दे देता हूं। तो यहाँ पे अजय को डाउट हो रहा है कि अगर मैंने इसके अकाउंट में पैसे डाल दिए और बाद में राहुल मुकर गया प्रॉपर्टी के कागज से, तो मेरे पैसे गए।
तो अजय बोलता है राहुल को कि एक काम करो ना, आप मेरे को प्रॉपर्टी के कागज दे दो, फिर मैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ। तो यहाँ पे राहुल को भी डाउट हो रहा है कि यार अगर एक बार मैंने इसको प्रॉपर्टी दे दी और इसने फिर मेरे को पैसे नहीं दिए तो कौन कोर्ट के केस काटेगा। तो यहाँ पे राहुल को भी डाउट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में काम क्या आता है, स्क्रो अकाउंट काम आता है। स्क्रो अकाउंट में क्या होगा, राहुल जो है जो प्रॉपर्टी की कीमत होगी वो इस स्क्रो अकाउंट में जमा कर देगा, और फिर क्या होगा, राहुल जो है वो अपने प्रॉपर्टी के कागज इसको देगा अजय को, और ये स्क्रो अकाउंट से पैसे मिल जाएंगे किसको, राहुल को। तो ये एक तरीके से बीच में सिक्योरिटी का काम करता है। तो आरबीआई कह रहा है जो भी एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग कर रही है उसको 2 स्क्रो अकाउंट खोलने पड़ेंगे। 2 स्क्रो अकाउंट किस लिए खोलने पड़ेंगे, एक तो स्क्रो अकाउंट खोलेगी वो जब वो कस्टमर से पैसे ले रही है, जिस कस्टमर से पैसे ले रही है ताकि उस पैसों को आगे लोन में बांट सके, तो एक तो स्क्रो अकाउंट उस लिए खोलना पड़ेगा। दूसरा स्क्रो अकाउंट किस लिए खोलना पड़ेगा, जिस कस्टमर को इन्होंने पैसे उधार दिए हैं लोन के रूप में, बाद में वो बंदा भी तो लोन के पैसे वापस करेगा। तो दूसरा स्क्रो अकाउंट किस लिए खोलना पड़ेगा, जो लोन के पैसे वापस आएंगे उसके लिए खोलना पड़ेगा। और जो स्क्रो अकाउंट है उससे जो पैसे ट्रांसफर होने चाहिए उसकी टाइमलाइन कितनी है, T+1 डेज की। और ये कब से एप्लीकेबल हो जाएगा, 15 नवंबर 2024 से। साथ ही साथ आरबीआई ने बोला है कि एक कस्टमर जो एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि अच्छी रिटर्न मिले, वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है, 50 लाख की। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकता है, 50 लाख की, उस पर कैप लगा दिया है। और एक कस्टमर जब 10 लाख और उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पेयर टू पेयर लेंडिंग में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि जो वेरीफाई करे कि हाँ भाई इस बंदे की मिनिमम नेटवर्थ 50 लाख की है, मतलब इसके पास कम से कम 50 लाख की नेटवर्थ है, इसलिए ये इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। वो कौन देगा, सीए देगा। और मैक्सिमम कैप कितनी है कस्टमर के ऊपर, 50 लाख की। मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 50 लाख। और जब वो 10 लाख या उससे ऊपर इन्वेस्ट करने जाएगा तो उसको सीए से सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो शो करेगा कि भाई इस कस्टमर की मिनिमम नेटवर्थ कितनी है, 50 लाख रुपीस। साथ ही साथ जो एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग करेगी वो कोई क्रॉस सेलिंग नहीं कर सकती इंश्योरेंस प्रोडक्ट की। ये चीज और आरबीआई ने नॉर्म्स लगाए किस पे, एनबीएफसी पेयर टू पेयर लेंडिंग में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई रिलीज फ्रेमवर्क फॉर एसआरओज इन फाइनेंशियल मार्केट। अब एसआरओ का हमने डिस्कशन पहले कर रखा है, तो यहां पे मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पहले ही वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो देखो एसआरओ क्या होता है, आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, और इनका काम क्या होता है, आरबीआई की हेल्प करना टू रेगुलेट, टू मॉनिटर दी मार्केट। तो यहाँ पे आरबीआई ने इन्विटेशन दिया है कि जो व्यक्ति, जो बंदे अपनी खुद की सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहते हैं वो अपनी एप्लीकेशन भेजिए थ्रू मेल टू चीफ जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। अब देखो अगर आपको एक एसआरओ बनाना है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आपको अपनी कंपनी जो है वो रजिस्टर करनी पड़ेगी एज अ नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। फिर साथ ही साथ आपकी कंपनी की नेट ऑन फंड कम से कम कितना होना चाहिए, 10 करोड़ रुपए का। और ये जो नेट ऑन फंड होगा ये चाहे आप 5 लोग मिलकर करो, 10 लोग मिलकर करो, 20 लोग मिलकर करो, ठीक है, आपको लोगों को मिलाना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसका एक क्राइटेरिया और है कि नेट ऑन फंड मिनिमम 10 करोड़ तो होना चाहिए। साथ ही साथ इसके जो भी पार्टनर्स होंगे जिन्होंने भी इसमें पैसा लगाया है, तो किसी भी एक व्यक्ति का 10% से ज्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए। मतलब 10 करोड़ का 10% कितना हुआ, 1 करोड़। तो कोई भी व्यक्ति का जो 10 करोड़ की नेटवर्थ है उसमें से 1 करोड़ से ज्यादा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको लगभग लगभग कम से कम 10 व्यक्ति तो लगेंगे ही एक एसआरओ को एस्टेब्लिश करने में। क्योंकि देखो 10 व्यक्ति होंगे, सब 1-1 करोड़ देंगे तब जाके 10 करोड़ होगा। और 10 करोड़ का 1 करोड़ कितना होता है, 10%। तो आरबीआई बोल रहा है कि आप 10% से ज्यादा नेट ऑन फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मतलब आपको एक एसआरओ खोलने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक एसआरओ खोलने के लिए आपको मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए, 10 करोड़, और किसी की भी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितनी की शेयर होना चाहिए, वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आरबीआई बोल रहा है कि जो आप कंपनी बनाओगे, ठीक है, जो आप ये कंपनी बनाओगे इसमें जो आपके लोग होंगे उनको डिफरेंट फील्ड्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाय चांस अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा, 2 साल का टाइम दिया जाएगा उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इंडिया की फर्स्ट एसआरओ एफटी खुल चुकी है, ठीक है। एसआरओ एफटी, एफटी क्या है आपका, फिनटेक, फिनटेक सेक्टर में आपकी एसआरओ खुल चुकी है और उसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, फेस।
फेस की फुल फॉर्म क्या है आपकी? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये आपका एसआरओ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन ऑन बी डबल डी आर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। अब बी डबल डी आर की फुल फॉर्म क्या है आपकी? बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व। अब आरबीआई ने क्या किया है यहाँ पे, जो भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक है उनकी बैड एंड डाउटफुल रिजर्व्स जो होते थे उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लॉन्च किए हैं। अब देखो बैड एंड डाउटफुल रिजर्व्स को, बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व को सिंपल भाषा में बोला जाऊं तो ये होता है आपका प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होता है आपका? बेसिकली जो भी बैंक्स होते हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स रख लो, एनबीएफसी रख लो, यूसीबी रख लो, या हमारे कमर्शियल बैंक्स रख लो, कोई भी बैंक्स रख लो, उन सबको पता होता है कि हमारा कुछ ना कुछ लोन तो एनपीए होंगे ही होंगे। ठीक है, पूरे साल में कुछ लोन हमारे खराब होंगे ही होंगे। तो जो लोन हमारे एनपीए होंगे उनको हम फुलफिल करने के लिए, उनसे जो हमारे बैंक को लॉस होगा उसको फुलफिल करने के लिए हम पहले से ही कुछ अमाउंट जो है साइड में रख लेते हैं। कुछ अमाउंट जो है वो साइड में रख लेते हैं ताकि जो ये एनपीए होगा उसको ये अमाउंट कंपनसेट कर दे। तो इस अमाउंट को बोला जाता है हमारा क्या? प्रोविजन। तो हर बैंक, हर एनबीएफसी, हर कोई ये प्रोविजन साइड में रखता है। तो यहाँ पे ये जो बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व, जिसको हम प्रोविजन के नाम से बोलते हैं क्योंकि इतना बड़ा नाम बार बार बोला जाएगा, तो जो प्रोविजन ये कॉर्पोरेटिव बैंक रख रहे थे, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा हेरा फेरी तो क्या मतलब थोड़ा सा गलत कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू किसके गलत कर रहे थे? जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये लोग गलत कर रहे थे। और गलत क्या कर रहे थे? ये जो प्रोविजंस बना रहे थे किसके 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 थ्रू बना रहे थे? आईआरएसीपी नॉर्म्स के थ्रू, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स के थ्रू ये अपने प्रोविजंस बना रहे थे। और ये जो प्रोविजंस रख रहे थे साइड में, ये अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, पीएल एंड अकाउंट्स जो होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस शीट जो बनती है, उसके एक्सपेंस साइड में इस प्रोविजन को शो नहीं कर रहे थे, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है। तो आरबीआई ने क्या बोला है कि अब जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स अपने प्रोविजंस बनाएगा उसको शो करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस साइड में शो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब ये एक्सपेंस साइड में इस प्रोविजन को शो करेगा, उसका फायदा फिर ये कैसे ले सकता है? ये अपने ग्रॉस एनपीए से नेट एनपीए पे आ सकता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, हमने ये प्रोविजन बना लिया अपने एनपीएस के लिए। अब सपोज मेरी एक एबीसी नाम की कोऑपरेटिव बैंक थी, मैंने प्रोविजन रखा है साल में कि मेरे भाई 10 करोड़ के लोन जो हैं वो एनपीए होंगे। पर जब लोन एनपीए हुए वो हो गए लगभग 50 करोड़ के, तो ये 50 करोड़ को क्या मैं बोलूंगा? जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। प्रोविजन कितने का रखा है मैंने? 10 करोड़ का, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरा क्या आया? 40 करोड़। इसको बोलते हैं हम एनएनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब आप ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजंस को माइनस करते हो तो वो क्या कहलाया जाता है? नेट एनपीए। तो आरबीआई बोल रहा है कि अगर कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोविजन बना रहा है और उस प्रोविजन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर रहा है एज एन एक्सपेंस, तब जाके वो ग्रॉस एनपीए से नेट एनपीए में आ पाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास कि जो भी वो अपना प्रोविजन बना रहा है उसको कंसिडर कर ले एज अ टायर 1 कैपिटल, पर उस सिनेरियो में वो नेट एनपीए से ग्रॉस एनपीए पे नहीं मतलब ग्रॉस एनपीए से नेट एनपीए पे नहीं आ पाएगा। मतलब अगर उसने प्रोविजन को कंसिडर किया अपना टायर 1 कैपिटल, तो वो ग्रॉस एनपीए में से उस प्रोविजन को माइनस नहीं कर सकता और वो फिर नेट एनपीए पे नहीं आ सकता। तो ये आपका बी डबल डी आर फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो बी डबल डी आर की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बैड एंड डाउटफुल डेट रिजर्व। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो यहां से स्टार्ट होता है हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी, बिल डेस्क को रिसीव हुआ है पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर। साथ ही साथ Amazon पे एंड एडन को भी रिसीव हुआ है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस, बट इन ओनली इंपोर्ट कैटेगरी। तो हमने अभी जुलाई वाली मंथ वीडियो में पढ़ा था कि कैश फ्री जो है वो इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी है जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस मिला है बोथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैटेगरी में। तो बिल्डेक्स होगी आपकी सेकंड नंबर की कंपनी। और देखो, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर जो है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका ओनली इंपोर्ट, दूसरा होता है ओनली एक्सपोर्ट, और तीसरा होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ। तो बिल्डेक्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए मिला है और Amazon पे एंड एडन को सिर्फ इंपोर्ट के लिए मिला है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस। ठीक है, फिर साथ ही दूसरी न्यूज है हमारी, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि भाई अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है उसकी ट्रेडिंग हो पाएगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर इन गुजरात, जो कि कहाँ है? गिफ्ट सिटी में हमारी।
उसमें अब क्या होगा, ट्रेडिंग हो पाएगी सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की, जो कि आपकी जून मंथ में कैंसिल कर दी थी आरबीआई ने खुद ही, क्योंकि लोगों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट में उस टाइम इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, क्योंकि उस टाइम इलेक्शंस भी थे इसलिए। तो अब आरबीआई ने दोबारा इसको चालू किया है और इसकी ट्रेडिंग चालू कर दी है, कहाँ, आईएफएससी गुजरात में, जो कि गिफ्ट सिटी में हमारा। तीसरा है, आरबीआई ने रिसेंटली एक 10 मेंबर की कमेटी बनाई है, जिसके हेड कौन है, डॉक्टर माइकल देबात्रा जी। ये कौन है, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है, और ये जो है क्या करेंगे, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे नवंबर 2024 में। और ये कमेटी बनाई किस लिए गई है, क्योंकि जो आरबीआई अपनी रिपोर्ट्स एंड अपनी डाटा जो पब्लिश करता है, स्टैटिक्स पब्लिश करता है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के लेवल का हो, इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है, और ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी नवंबर 2024 में। फिर नेक्स्ट है आपका एल फाइनेंस लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है लार्सन एंड टर्बो की, ठीक है। एल की जो सब्सिडरी है, इसको आरबीआई से अभी लाइसेंस मिला है, किस चीज के लिए, टू वर्क एज एनबीएफसी आईसीसी। आईसीसी क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। पहले ये कैसे वर्क करती थी, एनबीएफसी सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब ये वर्क करेगी एनबीएफसी आईसीसी। तो देखो, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, ये क्या करती थी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करती थी। अब जो आईसीसी है, ये क्या कर पाएंगी, ये लोन भी प्रोवाइड कर पाएंगी, ये लोन भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगी। तो एल फाइनेंस लिमिटेड अब क्या कर पाएगी, एनबीएफसी आईसीसी की तरह वर्क कर पाएगी। और इसके लिए क्या करेंगे, अपनी 3 कंपनीज को मर्ज कर देंगे। कौन कौन सी, एल फाइनेंस लिमिटेड, एल इंफ्रा क्रेडिट लिमिटेड एंड एल म्यूचुअल फंड ट्रस्ट लिमिटेड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग टाटा कैपिटल लिमिटेड। तो देखो, टाटा कैपिटल लिमिटेड भी अब वर्क करेगी एज ए आईसीसी, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। ये भी पहले क्या कैसे काम करती थी, एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह। अब इसको भी लाइसेंस मिल गया टू वर्क एज आईसीसी। तो देखो, आईसीसी जो हमारी सीआईसीज है ना, वो सारे फंक्शन तो करेगी जो सीआईसीज करती थी, प्लस साथ में लोन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो टाटा कैपिटल ने भी अपनी कंपनीज को मर्ज किया, कौन कौन सी, टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड एंड टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। साथ ही साथ आरबीआई ने डाटा रिलीज किया, जिसमें क्या बोल रहा है आरबीआई, जो हमारे एनआरआईज हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंस इंडियन, उन्होंने अपने डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज किए हैं, मतलब उनके जो डिपॉजिट स्कीम थी उसमें पैसा बढ़ा है, और वो कितना हो गया है, 4 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि इंक्रीज है कितने का, 79% का, एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें, तब टोटल कितना डिपॉजिट हुआ था, यूएसडी 2.21 बिलियन। तो उसके मुकाबले इस बार कितना का है, 79% का इंक्रीज, और कितना हुआ है, यूएसडी 4 बिलियन का डिपॉजिट हुआ है एनआरआईज के द्वारा इन देयर डिपॉजिट स्कीम। पर यहाँ पे एक बात और है, जो हमारे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसके थ्रू बाहर पैसा भी कम भेजा गया है इस बार ड्रॉप आया है 24.39% का, ठीक है। पहले पैसा भेजा गया था 9.1 बिलियन, अब इस बार पैसा भेजा गया है 6.9 बिलियन ओनली, ठीक है। तो इसमें डिक्लाइन आया है। फिर यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक ई मैंडेट फ्रेमवर्क को चालू कर दिया, किसके लिए, फास्टैग के लिए एंड एनसीएमसी। एनसीएमसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब देखो, इसमें क्या होगा, आप एक आप फिक्स अमाउंट सेट कर लो कि मेरा फास्टैग है, जैसे इसमें 500 रुपए का क्रेडिट पहुंचेगा, मतलब मैंने अपना फास्टैग रिचार्ज कराया 2000 से, ठीक है, 2000 रुपए से रिचार्ज कराया। अब क्या हुआ, मैं टोल टैक्स में आता जाता रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ई मैंडेट दे दूंगा, क्या, कि जैसे ही मेरे फास्टैग का बैलेंस 2000 से कम होकर 500 पहुंच जाए, तो इसमें ऑटोमेटिकली 1000 रुपए ऐड हो जाए। तो ये होता है आपका ई मैंडेट। इसमें देखो, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड जो है, इन दोनों में आप इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट, ई मैंडेट दे सकते हो कि अगर मेरा जो बैलेंस है इस अमाउंट पे पहुंच जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसमें पैसे आ जाने चाहिए, और वो कितने पैसे आने चाहिए ये आप खुद सेट कर सकते हो। तो यहां से एक फास्टैग का स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है, फास्टैग में कौन सी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है, तो वो यूज होती है आपकी आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आपकी रिगार्डिंग बैंक्स इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखो, आरबीआई बोल रहा है कि गुजरात ने यूपी को रिप्लेस कर दिया और बन गया इंडिया का नंबर 1 स्टेट फॉर अट्रैक्टिंग बैंक्स इन्वेस्टमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा बैंक जो हैं
वो गुजरात में जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करना चाह रहे हैं, उनको फंड्स दे रहे हैं। पहले किसको दिया जाता था? यूपी स्टेट्स के प्रोजेक्ट को दिया जाता था। इस बार गुजरात ने और यूपी को रिप्लेस कर दिया और बन गया इंडिया का नंबर 1 स्टेट्स जिसको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग मिली है थ्रू बैंक्स। तो गुजरात को टोटल 154 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग मिली है थ्रू बैंक्स, जो कि कितना है 14.7%। और कंपेयर किया जाए पिछले साल के मुकाबले तो 14% का इंक्रीज है। और वहीं यूपी की बात करें तो यूपी को टोटल 69 प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग मिली है, जो कि कितना है 7.6%। और पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है 16.2% का। तो ये थी आपकी सारी की सारी अगस्त मंथ की आरबीआई इन न्यूज। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।